हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कूलाम के नियम पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे थे। कूलाम के नियम पे आधारित हमने आवेशों के निकाय के लिए बल का व्यंजक पढ़ा था और वहीं से हम लोग आवेशों के एक निकाय के लिए भी दो से ज़्यादा आवेशों के लिए भी बल का व्यंजक हमने प्राप्त किया था। कुछ आंकिक प्रश्नों को हमने हल किया था। इसी क्रम में हमने 11 एग्जाम्पल हल किए थे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अभी हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 12। उसके बाद में हम अगले टॉपिक्स पे देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है, हमें इसके बारे में हम देखते हैं। 4 समान आवेश प्रत्येक स्मॉल क्यू मान का स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आपको बोला गया है कि 4 आवेश है, चारों का परिमाण समान है, स्मॉल क्यू के बराबर है और इन्हें स्मॉल ए भुजा वाले एक वर्ग के कोनों पर रखा गया है और प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जैसे ये जैसे हमारे पास में कोई वर्ग है और इस वर्ग के 4 कोनों पर आपने 4 आवेश ले रखे हैं। तो देखिए ये जैसे हमारे पास में एक वर्ग हो गया ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, चारों कोनों पर आपने 4 आवेश ले रखे हैं, चारों का परिमाण समान है। तो इसका परिमाण अगर स्मॉल क्यू है तो इसका भी स्मॉल क्यू है। यहाँ वाला जो आवेश है इसका भी स्मॉल क्यू परिमाण है और इस पे भी आवेश स्मॉल क्यू है। ठीक है, और भुजाएं समान है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो स्मॉल ए ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। किसी प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। जैसे आपको इस सी वाले आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, सी वाले आवेश पर, तो सी वाले आवेश पर परिणामी बल आप कैसे ज्ञात करोगे? सी वाले आवेश पर कौन से आवेशों के द्वारा बल लगेगा? ए से बल लगेगा, बी से बल लगेगा और डी से बल लगेगा। ठीक है ना, आपको इनका परिणामी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? सारे के सारे आवेशों द्वारा इस सी वाले आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कर लो। आप अलग अलग बल ज्ञात कर लो और उनका बीजगणित या फिर सदिश योग कर दो। ठीक है, अगर दिशा समान होती तो डायरेक्ट जुड़ जाते, दिशा विपरीत होती तो ज्यादा में से कम वाला घट जाता। लेकिन हम देखते हैं देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। यहाँ पे इस बी वाले आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक बल लगेगा जो कि प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि आवेश समान है। हमने मान रखा है कि इनकी प्रकृति भी समान है, तो प्रतिकर्षण बल लग गया। और ये कौन से आवेश के द्वारा लग रहा है? कहाँ के आवेश के द्वारा लग रहा है? बी वाले आवेश के द्वारा लग रहा है। ऐसे ही डी वाले आवेश से भी इस पे एक बल लगेगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा और वो इधर की ओर हो गया एफ डी। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना होगा। देखो आपने ये दो सदिश राशियां हैं, दो बल कौन से होते हैं? सदिश होते हैं। दो सदिश राशियां हैं और यदि दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो उनका परिणामी सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है? उनका परिणामी सदिश होता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। कक्षा 11 में आपने इस व्यंजक को सत्यापित भी किया था। थीटा मतलब इन दोनों के मध्य कोण, पी का मतलब पहला सदिश और बी का क्यू का मतलब दूसरा सदिश। ठीक है ना, तो पहला सदिश तो ये बी वाला हो गया, एफ बी ले लो। दूसरा सदिश हो गया एफ डी और इन दोनों के बीच का कोण थीटा कितना आ गया हमारे पास में? 90 डिग्री। तो पहले हम लोग एफ बी और एफ डी के मान ज्ञात करें। तो एफ बी का मान आप ज्ञात कीजिए। हमारे पास में क्या होता है? के क्यू1 क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू1 जिस बी वाला आवेश हो गया स्मॉल क्यू, क्यू2 है सी वाला आवेश जो कि स्मॉल क्यू है, तो ये गुणा करो आप, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल ए का स्क्वायर। ऐसे ही एफ सी का मान ज्ञात कीजिए आप, नहीं एफ डी का, सॉरी एफ डी का आप मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू1 का मतलब तो डी वाला आवेश, क्यू2 का मतलब है सी वाला आवेश और अपॉन में इनके बीच की दूरी ए का स्क्वायर। तो क्यू इंटू क्यू क्या हो गया? यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एफ बी और एफ डी दोनों बराबर हैं और इनके यहाँ से कहा जा सकता है कि एफ बी बराबर है एफ डी के और बराबर आपने इनको मान लिया एफ डैश के और इनका मान है हमारे पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, अब उस वाले व्यंजक में आप इनका मान लिख दीजिए। तो किसका इसका परिणामी? एफ बी व एफ डी का परिणामी, इसलिए एफ बी व एफ डी का परिणामी, एफ बी व एफ डी का परिणामी हमारे पास में देखिए क्या होगा? बी और डी का परिणामी ले लिया आपने एफ बी डी और बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? रूट
एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2FB एफ डी कोस 90 और एफ बी और एफ डी का जो परिणामी है वो हमारे पास देखिए इधर क्यों आ जाएगा, ये हो गया एफ बी डी। ठीक है, तो यहां से देखिए रूट एफ बी किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास में एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डी भी एफ डैश के बराबर है, तो ये हो गया एफ डैश का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डैश के बराबर है और एफ डी भी एफ डैश के बराबर है, तो एफ डैश इंटू एफ डैश क्या हो गया, एफ डैश का स्क्वायर। कोस 90 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, 0। यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या आएगा, आगे देखिए अगर हम लोग इसमें, तो यहाँ से एफ बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास में रूट, अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो गया, हो जाएगा एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर कितना हो गया, 2 एफ डैश का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 2 एफ डैश का स्क्वायर, तो 2 का तो हो गया रूट 2 और एफ डैश ये आ गया हमारे पास में, एफ डैश का आप मान लिख सकते हो, तो ये हो गया हमारे पास में रूट 2 और एफ डैश का मान हो गया हमारे पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो दो आवेशों का, दो ही आवेश मिले आपको बी और डी वाले, इस ए से भी इस पे एक बल लग रहा है, ये भी तो चाहिए आपको, तो इस ए वाले आवेश से इस सी वाले आवेश पर भी एक इस तरफ एक बल लगेगा और ये बल हो गया ये वाला एफ ए। ठीक है, अभी आपको याद करना है, तो पहले आप ये याद करो, फिर आप इस एफ ए और एफ बी डी का परिणाम ही याद कर लेना। तो हम लोग पहले एफ ए का मान याद करें, पुनः है एफ ए बराबर हमारे पास में क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू वन यानी ए वाला आवेश है क्यू और क्यू टू यानी सी वाला आवेश भी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो गया हमारे पास में क्यू का स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। अब ये हमारे पास में इनके बीच की दूरी क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है, पाइथागोरस में से वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट 2 गुना भुजा, तो रूट 2 गुना भुजा का मान हो गया ए, तो रूट 2 गुना भुजा है ए, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इनके बीच की दूरी क्या है, रूट 2 है, इसका स्क्वायर करो तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एफ ए और एफ बी डी जो है दोनों समदैशिक हैं, समान दिशा में हैं, तो इनका परिणामी कैसे आएगा, इन दोनों के योग से आ जाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ से अगर अपन देखें तो एफ ए व एफ बी डी का परिणामी, एफ ए व एफ बी डी का परिणामी, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा वो देखिए एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास में एफ ए प्लस एफ बी डी, तो एफ ए का मान है हमारे पास में के क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2 ए का स्क्वायर प्लस रूट 2 के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, तो यहाँ से के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस रूट 2, और इसकी दिशा देखिए आप, ऐसे है ना, मतलब एस सी के अनुदिश, इसकी जो दिशा है अगर आप दिशा और बताते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एस सी के अनुदिश। तो ये दोनों इसी दिशा में है तो परिणामी भी इसी दिशा में आएगा, अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं में होते तो फिर ज्यादा में से कम वाला घटा देते और जिधर ज्यादा होता उधर उसकी दिशा हो जाती। ठीक है, ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है ना, अच्छा सवाल था ये भी। अब देखें इसमें अगर हम आगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है, अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रश्नों, उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए क्या बोलता है हमें अगला एग्जाम्पल। 12 एग्जाम्पल हमने हल किए हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 13। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोलता है हमें, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर इसी प्रकार से आगे तक रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। 1 कूलम आवेश पर मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है ना,
4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश हैं जो को आपने एक्स एक्स पे रख रखे हैं, और इनको आपको कैसे रख रखा है, इनको आपने एक्स एक्स पे 1 मीटर की दूरी पर रखा है, फिर 2 मीटर की दूरी पर, फिर 4 की दूरी पर, फिर 8 की दूरी पर, इसी प्रकार से आगे तक, मतलब दूरी डबल करते जाना है। और मूल बिंदु पर 1 कूलम का आवेश आपने ले रखा है, और उस 1 कूलम के आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 13 क्या कहा गया है आपको, इसी प्रकार से हम देखते हैं। देखिए एक्स अक्ष पे अनंत आवेश ले रखे हैं आपने, ये हो गया हमारे पास में एक्स अक्ष होगी जैसे, ठीक है, और अनंत आवेश यहाँ पे है मूल बिंदु हो गया 0, यहाँ पे आपने आवेश ले रखा है 1 कूलम का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आवेश ये 1 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे आवेश हमारे पास में 4 माइक्रोकूलम का, ये 2 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे आवेश भी है 4 माइक्रोकूलम का, और ये हो गया 4 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पे भी आवेश हमारे पास में 4 माइक्रोकूलम का, और उसी प्रकार से फिर आगे आ जाएगी 8 मीटर की दूरी पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया, फिर आप दूरी डबल कर दो, 16 मीटर की दूरी पर आपने 4 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप ये बोल सकते हो Q1 किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, Q3 के बराबर है, Q4 के, इसी प्रकार से आगे अनंत तक है, और बराबर आपने मान लिया Q के या फिर जितना भी है, और बराबर है हमारे पास में 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात माइनस में 6, मतलब 4 गुना 10 की घात माइनस में 6 कूलम आ गए, ठीक है। और 1 कूलम वाले आवेश को आपने ले लिया Q, ये Q 1 कूलम है, ठीक है। अब प्रत्येक आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लो, जैसे ये है हमारे पास में Q1, ये है हमारे पास में Q2, ये है हमारे पास में Q3, और आगे Q4, Q5, Q6 n तक अनंत तक आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें Q1 के द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है वो आपने क्या ले लिया, ये आपने ले रखा था Q1 के द्वारा इस पर लगने वाला बल है F1 बराबर हमारे पास में क्या आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 है इसका आवेश Q अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर, दिशा इस दिशा में है क्या, प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच में, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इनके बीच में बल कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण बल जो कि ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होगा, मतलब माइनस में आई के, ठीक है। और F2 का मान आप ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा K, इसके द्वारा भी इस पर प्रतिकर्षण बल ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लगेगा, तो K एक तो आवेश हो गया Q2 और दूसरा आवेश हो गया Q बट्टा इनके बीच की दूरी कितनी है 2 का स्क्वायर, और दिशा होगी ऋणात्मक एक्स अक्ष सदिश। फिर ऐसे ही F3 का अगर हम मान ज्ञात करें तो हमारे पास में हो जाएगा K और Q3 Q अपॉन में दूरी कितनी है इनके बीच की 4 का स्क्वायर, और ये होगी ऋणात्मक आई कैप। फिर ऐसे ही F4 का मान आ जाएगा हमारे पास में K Q4 Q अपॉन में 8 का स्क्वायर और माइनस का आई कैप, दूरी 4 की तो डबल करो आप 8 हो जाएगी। तो अब इस पे परिणामी बल का मान आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, ये अनंत तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, अतः स्मॉल q आपने मूल बिंदु वाला जो आवेश है स्मॉल q ले रखा है, स्मॉल q पर परिणामी बल, और ये जो परिणामी बल है ये हम ज्ञात करें अगर, तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और कहाँ तक है अनंत तक, जितना भी है अनंत तक के सारे आ जाएंगे क्योंकि अनंत आवेश है। तो अनंत आवेश है तो अनंत आवेशों के द्वारा इस पर बल लगेगा। तो आपने 4 के द्वारा लिखा है, 5वें के द्वारा लिख सकते हैं, 6 के द्वारा लिख सकते हैं, 7 8 9 10 लिख सकते हैं, लेकिन अनंत तक लिखना है आपको। तो यहाँ से इनके मान लिखें अगर हम लोग, तो F का मान आ जाएगा हमारे पास में K, फिर उसके बाद में F1 का मान है हमारे पास में K Q1 इंटू Q अपॉन में 1 का स्क्वायर और माइनस में आई कैप प्लस K Q2 इंटू Q अपॉन में 2 का स्क्वायर और माइनस में आई कैप प्लस K Q3 इंटू Q अपॉन में 4 का स्क्वायर और माइनस में आई कैप, फिर प्लस K Q4 इंटू Q अपॉन में 8 का स्क्वायर और माइनस का आई कैप, इस प्रकार से
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में k और q हमने कॉमन ले लिया और माइनस i कैप हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, q1 अपॉन में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस k और q तो बाहर आ गया, तो q2 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस q3 अपॉन में 16 प्लस q4 अपॉन में 64 और इसी प्रकार से अनंत तक है। और यहाँ पे आ गया माइनस में i कैप। तो यहाँ से k का मान हो गया हमारे पास में 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा q का मान हो गया हमारे पास में 1 कूलाम इंटू q1 का मान हमारे पास में 4 माइक्रो कूलाम है। तो 4 माइक्रो कूलाम है तो 4 गुणा 10 की घात माइनस में 6 बट्टा 1 प्लस यहाँ पे भी 4 गुणा 10 की घात माइनस में 6 बट्टा 4 प्लस 4 गुणा 10 की घात माइनस में 6 बट्टा 16 प्लस 4 गुणा 10 की घात माइनस में 6 बट्टा 64 और इसी प्रकार से आगे तक और दिशा माइनस में आई के। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कॉमन आ जाएगा। तो 4 को आप बाहर 9 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 9 चौका 36 गुणा 10 की घात कितनी बचेगी 9 में से 6 का कम कर दो आप, कितनी आ गई 10 की घात 3। अब यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 और माइनस में आएगी की दिशा में मान हो गया। अब ये क्या है हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी जीपी है ना। जीपी के लिए प्रथम पद है a का मान है 1 सार अनुपात 1/4 में आप इसे 1 का भाग दीजिए 1/4 आ जाएगा है ना। तो यहाँ से ये जीपी और जीपी के अनंत पदों के योग के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास में a/1 - r। तो यहाँ पे 36 गुणा 10 की घात 3 इंटू इसके लिए सूत्र हो जाएगा a/1 - r अनंत पदों के लिए योग के लिए और दिशा माइनस में आई कैप की दिशा आ जाएगी। तो 36 गुणा 10 की घात 3 इंटू a का मान तो 1 हो गया बट्टा 1 माइनस 1/4 और माइनस में आई कैप। तो 1 में से 1/4 को माइनस करो आप 3/4 आएगा, 4 तो चला गया ऊपर। तो यह आ जाएगा 36 गुणा में 10 की घात 3 और गुणा में 4/3 माइनस में आई कैप। तो कितना हो गया हमारे पास में 3 कैसे भाग दो 12 को 4 से गुणा किया तो 48 गुणा 10 की घात 3 या फिर 4.8 गुणा 10 की घात 4 और न्यूटन का बल है और इसकी दिशा हो गई माइनस में आई कैप। मतलब ऋणात्मक x अक्ष के अंदर इसका मान हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को, ऋणात्मक x अक्ष के अंदर इसका मान हमें प्राप्त होता है, ठीक है। परिणामी बल ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास में अंतिम एग्जांपल था आपके इन टॉपिक्स पे आधारित। अब इस पे आधारित हम कुछ टॉपिक्स को और आगे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात और ध्यान रखना आपको, जैसे मान लीजिए एक वर्ष में प्रश्न पूछा गया था साल 2014 या 15 में पूछा गया प्रश्न राजस्थान बोर्ड में। साल 2014 या 15 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था यदि Q1 × Q2 इज लेस देन 0 है, जो आपको बताया भी था मैंने पीछे आपको समझाया भी था। यदि Q1 × Q2 इज लेस देन 0 है तो बल की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है। Q1 × Q2 जो लेस देन 0 है तो बल की प्रकृति क्या होनी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटा मतलब माइनस में होता है, तो मतलब Q1 × Q2 का जो Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो किसमें है, माइनस में है। तो बल की प्रकृति आपको पता नहीं है। अब इनका गुणनफल माइनस में कब होगा, जब इनमें से कोई एक प्लस में और कोई दूसरा माइनस में हो, मतलब इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो विपरीत होगी। और विपरीत प्रकृति के मध्य जो बल लगता है वो कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है। समझ गए आप मेरी बात को, इनके मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब है ये आकर्षी प्रकृति का बल है। ऐसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता है Q1 × Q2 इज ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा बल लगेगा, इनके बीच में क्या बल लगेगा। तो देखिए आप ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा प्लस में, और प्लस में है तो प्लस वाले जो होते हैं उनमें प्लस गुणनफल प्लस का है। गुणनफल प्लस का कब आएगा, इन दोनों का गुणनफल प्लस में कब होगा, जब या तो ये दोनों माइनस में हो या फिर ये दोनों ही प्लस में हो, तो इनका गुणनफल प्लस में आएगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस में है या फिर दोनों प्लस में, मतलब प्रकृति समान है और समान प्रकृति होती है तो इनके मध्य जो बल लगता है वो कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। इनका मतलब प्रतिकर्षण बल होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आकर्षण बल जो होता है वो माइनस में लेते हैं और प्रतिकर्षण बल जो होता है वो प्लस में लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखें हम लोग इसको, देखिए
अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, आगे हमारा टॉपिक है, हमने अब तक जो पढ़ा है उसके आगे में देखना है विद्युत क्षेत्र। चलो देखते हैं, हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, देखें अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र। देखें विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए विद्युत क्षेत्र का मतलब आपने क्या बोला था, पहली बात तो आवेश आपको स्थिर ही लेना है इन चारों पाठों में, ठीक है ना। इन चारों पाठों में आवेश जो है वो स्थिर रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन आपको करना है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश के चारों तरफ उत्पन्न होता है, और स्थिर आवेश के चारों तरफ उत्पन्न होने वाला एक निश्चित क्षेत्र होता है। अभी क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चुंबक है, और उस चुंबक के पास में आप दूसरे चुंबक को लेके आते हो, तो वो उस पर एक बल लगाती है, या तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है या फिर वो उसको प्रतिकर्षित करती है। लेकिन आपने उस चुंबक को क्या किया कि आपने उस चुंबक को कमरे के एक कोने में रख दिया और दूसरे चुंबक को कमरे के दूसरे कोने में रख दिया, तो वो एक दूसरे पर कोई प्रभाव डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो जो चुंबक है वो दूसरे चुंबक पे बल आरोपित करती तो है, लेकिन वो बल आरोपित करने के लिए उसको एक क्षेत्र चाहिए होता है, उसी क्षेत्र में दूसरे चुंबक पर बल आरोपित करती है, और उस क्षेत्र को चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसको आपने चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया। ऐसे ही स्थिर आवेश जो होता है उसके परितः भी एक क्षेत्र होता है, और इस स्थिर आवेश के परितः अगर कोई क्षेत्र है और उसमें आप किसी आवेश को लेकर आते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है। अब वो बल हो सकता है कि आकर्षण हो और हो सकता है कि प्रतिकर्षण हो, ठीक है ना। वो बल निर्भर करता है आवेशों की प्रकृति पर। तो जैसे आपके पास में ये एक स्थिर आवेश है, ठीक है, आपके पास में स्थिर आवेश है कोई Q, और उसके चारों तरफ ये बन गया हमारे पास में क्षेत्र, ठीक है, तो ये हो गया Q, ठीक है। अब आप यहां तक किसी आवेश को, जब आप किसी दूसरे आवेश को इस क्षेत्र में लेकर आएंगे तो जो बल लगेगा तब ये बल अनुभव करेगा, अन्यथा ये बल का अनुभव नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र, किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। किसी स्थिर आवेश को के परितः वह क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, तो किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसके द्वारा, जिसमें किसी अन्य आवेश के लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, जैसे ये आपने यहाँ पे कोई आवेश ले रखा है Q1 ले लिया, जैसे इस आवेश को आप यहाँ तक लेके आओ, कोई बल नहीं लगेगा इस पे, यहाँ तक लेके आए कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ लाते ही इस पे बल लगने लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इस विद्युत क्षेत्र की सीमा पे लाते ही इस पे बल लगने लग जाएगा, और ये बल विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है, विद्युत बल है, ठीक है ना। मतलब इस विद्युत क्षेत्र में अगर आप इसको लेकर आते हैं तो इस पे एक बल लगता है, ठीक है। तो किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र, किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसी पे आधारित एक और युक्ति है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा आप देखिए, हमने ये बोला कि यहाँ पे बल अनुभव करता है, हमने ये नहीं बोला कि आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, हमने कहा है कि स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर, वह एक बल अनुभव करता है, केवल एक बल का अनुभव करता है। वो बल हो सकता है आकर्षण हो और हो सकता है प्रतिकर्षण हो, हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा बल है, ठीक है। उसका कारण क्या है, वो बल निर्भर करता है इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर ये दोनों आवेश असमान प्रकृति के होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, तो इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी से जुड़ा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र तो केवल एक सामान्य परिभाषा थी, और इसमें आपने बोला कि स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से एक नया बिंदु उभर कर आता है, और वो है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता महत्वपूर्ण है, ये काम में आएगा। ये आगे के अगले पार्ट में जो डेरिवेशंस आएंगे वो इसी पे आधारित होंगी, तो इनके बारे में आप देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से दर्शाते हैं। जैसे आपने बोल दिया था कोई आवेश और उस आवेश की परिता ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। किसी आवेश की परिता ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे आवेश था। आप यहाँ से किसी दूसरे आवेश को आप इसमें लेके आते हैं, क्यू आवेश मान लिया आपने, तो आप इस आवेश को इसमें लेकर आओगे, तो जिस आवेश को लाते हो तो इसमें लाने पर इस आवेश पर एक बल लगेगा और उस बल का अनुभव ये करता है, इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो किसी आवेश के प्रति ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में अगर आप दूसरे आवेश को लेके आओगे तो वो एक बल अनुभव करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए आप ये हमेशा ध्यान रखना, देखो कुछ एक शब्द होते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, उनके मतलब होते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में जब आप परिभाषाएं बनाते हैं तो कुछ एक शब्दों के नियत अर्थ होते हैं। जैसे दर, दर का मतलब होता है बट्टा में समय। दर अगर आपको बोल दिया जाएगा तो मतलब क्या है? बट्टा में समय, ठीक है। जैसे अगर आपको शब्द बोल दिया आघूर्ण, तो आघूर्ण का मतलब होता है गुणा में दूरी, ठीक है। जैसे आपको शब्द बोल दिया प्रवणता, तो प्रवणता शब्द का अर्थ होता है बट्टा में दूरी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई राशि इकाई बोली गई है, ठीक है, इकाई अगर कोई राशि बोली गई है तो वो हमेशा बट्टा में लगेगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई राशि क्या बोली गई है? इकाई बोली गई है, तो राशि बट्टा में लगती है। इकाई बोली गई राशि बट्टा में लगती है, ठीक है ना। तो हम देखें यहाँ से आगे क्या बनता है हमारे पास में। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको कैपिटल ई से दर्शा दिया हमने। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसे कैपिटल ई से हमने दर्शा दिया। अब इसके बारे में हम लोग देखें क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब देखिए आपने बोला है इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल। इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। इकाई आवेश पर आरोपित विद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसको कैपिटल ई से आपने दर्शा दिया। तो आपने इसके सूत्र में परिभाषा में क्या बोला? इकाई आवेश, इकाई बोली गई राशि बट्टा में लगानी है, तो इकाई आवेश पर आरोपित विद्युत बल F को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना हो कि इसका, पहले तो आप ये देखिए कि सदिश राशि है फिर अदिश राशि है, इसके बारे में हम देखें तो पहले बताइए कि सदिश है फिर अदिश कौन सी राशि है, इसके बारे में अगर अपन देखते हैं तो देखिए क्या होगा, किस प्रकार से होगा। दो राशियों से बन रहा है, बट्टा में दो राशियां आ रही। अब सुनना मेरी बात को, आपको ये पता करना हो कोई राशि सदिश है या अदिश, तो उसको पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर दो राशियां गुणा में है या फिर दो राशियां भाग में, दो राशियां गुणा में हो चाहे दो राशियां भाग में हो, और उन दोनों में से कोई एक राशि तो सदिश हो और दूसरी अदिश हो, तो उनके गुणनफल से या भागफल से प्राप्त होने वाली जो राशि है वो सदिश होगी। दो राशियां आपको गुणा में दे रखी है, जैसे ए और बी आपको गुणा में दे रखी है, ठीक है, और ए और बी जो है आपको भाग में दे रखी है, ठीक है। अब इनके गुणनफल और भागफल से प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी या अदिश होगी, वो कैसे पता चलेगा आपको? अगर इनमें से कोई एक राशि सदिश है, जैसे ए सदिश हो गई, तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी। अगर कोई दूसरी राशि सदिश है, इनमें से एक होना चाहिए सदिश, है ना, तो भी प्राप्त होने वाली राशि सदिश है। और मतलब आपने बोल दिया कि इन दो के गुणनफल में, दो राशियां गुणनफल में और भागफल में है, तो उनमें से अगर कोई एक राशि सदिश है तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी। अगर दोनों ही राशियां अदिश हैं तो प्राप्त होने वाली राशि अदिश होगी। अगर दोनों ही राशियां सदिश हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राप्त होने वाली राशि सदिश है या फिर अदिश है, वो निर्भर करता है अलग अलग परिस्थितियों पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए बल और आवेश दो चीजें दे रखी हैं, इनमें से आवेश जो एक अदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है, तो इनके भागफल से प्राप्त होने वाली राशि, दो राशियों में से एक सदिश है और एक अदिश है, तो प्राप्त होने वाली राशि कौन सी होगी, कितनी होगी? सदिश राशि होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ से अगर अपन देखें क्या होगा हमारे पास में, यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इस पे देखो आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो इसको, तो वेक्टर ई बराबर आ जाएगा वेक्टर एफ अपॉन में क्यू, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विवरण, ठीक है। अब इसमें अगर आप आगे मात्रक वगैरह और देखते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या होगा। देखिए ये हमारे पास में एक सदिश राशि हो गई, इसका जो एसआई मात्रक है, अब इसकी दिशा भी हम देखेंगे। इसका जो एसआई मात्रक है वो देख लो आप, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक है
तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, आवेश नहीं बल बटा आवेश है, बल का मतलब क्या हो गया न्यूटन, और बटा में आवेश का मतलब क्या हो गया कूलाम। और विमा अगर हम देखें इसकी तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, बल के लिए विमा हमारे पास में होती है m1 l1 t-2 बट्टा कूलाम के लिए हो जाएगा t1 a1। तो क्या आ गया हमारे पास में m1 l1 t का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो t-2 और t-1 कितना हो गया t-3 a-1। ठीक है, इसका भी में सूत्र हो गया हमारे पास में। अब इसकी दिशा के बारे में अपन देखें तो आपने ये बोला है कि सदिश विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें परिभाषा में आपने क्या बोला, इकाई आवेश पर आरोपित विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा बल के अनुरूप हो सकती है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा दिशा के रूप में। और सदिश रूप में इसको आपने ऐसे लिख दिया, ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, और विमेय सूत्र हो जाएगा m1 l1 t-3 a-1। ठीक है, अब देखो इसकी दिशा के बारे में आप देखें तो जो धनावेश होता है ना प्लस का आवेश, उसके लिए इसकी दिशा बहिर्मुखी होती है, बाहर की ओर होती है। धनावेश के लिए यह बहिर्मुखी होता है और ऋणावेश के लिए यह अंतर्मुखी होता है। ठीक है, और ऋणावेश के लिए हो गया अंतर्मुखी, और जो धनावेश आपने लिया था उसके लिए बहिर्मुखी दर्शा दिया आपने, अब ऋणावेश के लिए हम लोग अंतर्मुखी और दर्शा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, धनावेश के लिए बहिर्मुखी और ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी हो गया। ठीक है, अब आप देखो दोबारा से, आपने जो बल का विद्युत क्षेत्र का व्यंजक देखा था वो क्या था, E बराबर था F/Q। तो यहाँ से F बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा Q इंटू E, ये आया ना। अगर ये Q प्लस में है, अगर ये Q प्लस में है तो F का मान प्लस में आएगा Q इंटू E, और अगर ये Q माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा Q इंटू E। अब यहाँ पे देखो ये किसका मान है, F का मान है। F कौन सी राशि है, सदिश राशि। F एक सदिश राशि है, E जो है वो भी एक सदिश राशि। सदिश राशियों के लिए ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह जो होते हैं दिशा बताते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्लस का Q आवेश, प्लस का आवेश चिन्ह लग रहा है ना यहाँ पे, प्लस का चिन्ह है मतलब दिशा F और E की दिशा समान है, और माइनस का चिन्ह लग रहा है इसका मतलब F और E की दिशा विपरीत है। मतलब आप ये कह सकते हो जो धनावेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणावेश जो है इस पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है ना, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। मतलब आपने जैसे प्लस का आवेश ले रखा है ना, धनावेश प्लस में ले रखा है आपने Q, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, तो इस धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और अगर मान लीजिए ये आपको विद्युत क्षेत्र दिया गया है इस हिसाब से, और इसकी दिशा आपको दे रखी है E, और आपने यहाँ पे आवेश दे रखा है माइनस का Q, तो इस पे इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है ना, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब इसके आगे की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।